अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 8। इसका नाम है फोर्सेस इन एक्शन। इस चैप्टर में हम फोर्सेस को काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है फोर्स, कौन कौन सी फोर्सेस हैं और फोर्सेस क्या काम कर रही हैं आपकी इस दुनिया में। तो सबसे पहले इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपनी पुरानी कुछ चीज़ों को। जैसे कि एनर्जी, आपने पढ़ा है कि एनर्जी जो है एबिलिटी होती है किसी भी काम करने की, सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। बहुत सारी किस्म की एनर्जीज़ आपके पास इस दुनिया में मौजूद है। मिसाल के तौर पे लाइट एक एनर्जी होती है, हीट एक एनर्जी होती है, साउंड एक एनर्जी होती है। इसके अलावा आपने मशीन्स के बारे में भी पढ़ा है कि मशीन्स, बल्कि आपने पढ़ा क्या, आपने देखा भी है, मशीन्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके काम को आसान बना देती हैं, आपके काम को जल्दी करवा देती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कपड़े हाथ से धोंगे तो आपका ये काम मुश्किल भी होगा और लंबा भी होगा, और अगर आप उस कपड़ों को मशीन से धोते हैं तो काम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। फिर आपने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि आपके पास 6 टाइप्स की जो है वो सिंपल मशीन्स होती हैं। 2 किस्म की मशीन्स होती हैं, एक सिंपल कहा जाता है एक को, और एक को कंपाउंड मशीन्स कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स मशीन। तो जो सिंपल मशीन्स होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं। फोर्सेस के बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इस क्लास में और इस यूनिट में हम फोर्सेस को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा है कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल, यानी अगर आप किसी भी चीज़ को धक्का देते हो या खींचते हो तो इसको फोर्स कह रहे हो आप। पुश का मतलब हो गया धक्का देना, पुल का मतलब हो गया खींचना। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं और वो हिलने लग जाए, फिर हम कह रहे होते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई की अपने उस ऑब्जेक्ट पर या उस बॉडी पर। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है वो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को और उसके शेप को चेंज कर सकता है। ये बात अब मैं आपको जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं आपको बड़ा डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से फोर्स जो है वो डायरेक्शन को, स्पीड्स को, शेप्स को चेंज कर रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपने चैप्टर को, यूनिट नंबर 8। इसका नाम है फोर्सेस इन एक्शन। सबसे पहले इन फोर्सेस की बारे में बात करते हैं। फोर्सेस क्या होती हैं जी? अभी हमने पढ़ा है कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था फोर्स इज़ अ पुश और पुल, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो यानी उसको धक्का लगाते हो या उसको खींचते हो, जिसका मतलब होता है पुल। पुश मतलब धक्का लगाना, पुल मतलब खींचना। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या आप उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो तो आप जिस चीज़ की मदद से कर रहे होते हो ये, उसको कहते हो आप फोर्स। थोड़ा और एडवांस तरीके से अगर हम इसको समझें तो फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा कर सकती है, यानी आपके मोशन का मतलब होता है चलना। यानी फोर्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट है ना, फोर्स लगाओ वो ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, या एक अगर चलता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है, फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है जी, आप देखें जी, ये डायग्राम में आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये रुका हुआ है। इस बच्चे ने इस बॉक्स पर हाथों से फोर्स अप्लाई की, ये बॉक्स चलने लग गया, मूव होने लग गया और ये आगे जाता जाएगा। तो फोर्स क्या हो गई? जो आपके एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला दे। इसी तरीके से आपके पास एक बॉल जो है, फुटबॉल है, और वो चलती हुई आ रही है, आप पैरों की मदद से फोर्स लगाओगे वो बॉल रुक जाएगी। एक ठेला आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है, आपने हाथों से उस पर फोर्स लगाई, वो रुक जाएगी। तो फोर्स क्या हो गई? फोर्स चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। 2 बातें हो गई, फोर्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला देगी, फोर्स एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देगी। तीसरी काम, फोर्स आपके मोशन की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट एक तरफ से आ रहा है, आप फोर्स लगाएं और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। फुटबॉल आपके सामने आ रही है, आपके सामने से आपकी तरफ आ रही है, आप पैरों की मदद से उसको हिट करेंगे तो वापस उसी रास्ते अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। जिस तरह से रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से जाना शुरू कर देगी। तो फोर्स ने डायरेक्शन चेंज भी कर दी। और फोर्स शेप भी चेंज करता है ऑब्जेक्ट की शेप। जैसे अगर आपके पास एक स्केल है, स्टील का स्केल, स्ट्रेट है जी, वो लाइन की तरह, आप फोर्स लगाओगे और उसको आपने चेंज कर दिया, उसका शेप अब जो है वो यू की तरह हो गया।
रबर बैंड है जी छोटा है, आपने फोर्स लगाई बड़ा हो गया, शेप चेंज हो गया। ये 4 काम करता है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स ऐसी चीज़ है जो आपके चलते हुए चीज़ों को रोक सकती है, रुकी हुई चीज़ों को चला सकती है, आपके मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, या आपके जो ऑब्जेक्ट है उनके शेप को भी चेंज कर सकती है। चारों काम करने वाली जो चीज़ होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स 4 काम करने वाली चीज़ है, 4 काम करती है। चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, एक। दूसरा, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, 2। तीसरा, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, और चौथा, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकती है। ये 4 काम दुनिया में हम करते हैं जिस चीज़ के ज़रिए, उस चीज़ को हम कहते हैं फोर्स। ठीक है। अब जैसे यहाँ एक कुछ एग्जाम्पल्स में आपको डायग्राम्स में कुछ एग्जाम्पल में देखिएगा ज़रा। पहली एग्जाम्पल में एक बुलडोज़र है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है और मट्टी को हिला रहा है। अब देखें ना, ये मट्टी रुकी हुई थी, आपने बुलडोज़र के ज़रिए एक फ़ोर्स लगाई और अब ये मट्टी चलना शुरू हो गई और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को, जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसको चला रहा है। तो जो पहली बात आपको बताई थी ना, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला देती है, तो देख लें आप, फोर्स जो है एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा रही है। इसी तरह बिल्कुल लास्ट डायग्राम देखें आप। अ बुल कार्ट इज़ अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू पुल द कार्ट। ये जो गाय, ये जो बुल्स हैं, ये पीछे उनके जो गाड़ी लगी हुई है ये रुकी हुई होती है। ये गाय जो है, ये जो बुल्स होते हैं, ये उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और क्या हुआ? एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलने लग गया। यही बताया ना मैंने आपको, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला देगी, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देगी। तो इन 2 एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा कि आप फोर्स लगा रहे हो और एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है। जबकि बीच वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक शख्स, ये क्ले आर्टिस्ट होते हैं जी, ये गमले वगैरह बनाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, हाथों की मदद से फोर्स लगा रहे हैं और इस मट्टी का शेप चेंज हो रहा है, और ये शेप जो है फिर इसका एक गुलदान या गमले की तरह का शेप आ जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है फोर्स? यहाँ ये इंसान अपने हाथों से फोर्स लगा के रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला नहीं रहा, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक नहीं रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज किया जा रहा है, उसका नया शेप बनाया जा रहा है बाय यूजिंग फोर्स। तो दिस इज फोर्स। 4 काम करती है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला देगी, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देगी, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, या फिर शेप को चेंज करती है। सर आइजैक न्यूटन पर बात करते हैं। ये जो फोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फोर्स ये 4 काम करती है, ये बात हमें किसने बताई? हमें किसने बताया कि फ़ोर्स क्या होती है, फ़ोर्स क्या क्या काम करती है, कौन कौन सी फोर्सेस आपकी इस दुनिया में मौजूद हैं, फ़ोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करें, कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से कैलकुलेट किया जाए। ये सारी बात, ये सारी रिसर्च जिस साइंसदान ने की थी उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। ये 1600 सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है फिज़िक्स में, इन्होंने बहुत वर्क किया। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने आपको फोर्स के बारे में बताया कि व्हाट इज़ फोर्स। इन्होंने 3 लॉ पेश किए थे, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। पहले लॉ में इन्होंने आपको बताया फोर्स क्या होती है, ये उन्होंने बताया था कि फोर्स जो है वो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला देगी, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देगी। ये सर आइजैक न्यूटन ने अपने पहले लॉ में बताया था। दूसरे लॉ में इन्होंने हमें बताया कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करें। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया आपको, F इक्वल्स टू एम ए। F हो गया फोर्स, M हो गया मास यानी ऑब्जेक्ट का वजन, और A हो गया उसमें एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने बॉडी पे कितनी फोर्स लगाई है। तो ये फॉर्मूला जो आप एडवांस क्लासेस में पढ़ा, डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपको सर आइजैक न्यूटन ने दिया। और ख़ाली इन्होंने सिर्फ फोर्स पे वर्क नहीं किया, इन्होंने और दूसरी फिज़िक्स की फील्ड में भी वर्क किया। इन्होंने लाइट पे भी काफ़ी काम किया है, इन्होंने साउंड पे भी काफ़ी काम किया है, इन्होंने ग्रेविटेशन पे भी काफ़ी काम किया है। ठीक है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो है अर्थ की मून के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया और अर्थ के जो हमारा चांद है उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। सो सर आइजैक न्यूटन इज़ अ वेरी ग्रेट इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिशियन एंड एन एस्ट्रोनॉमर एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड एज द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ 16th सेंचुरी। बहुत ही अजीम साइंटिस्ट माना जाता है सर आइजैक न्यूटन को। मेजरिंग फोर्स, यानी हम फोर्स को मेजर कैसे करें। तो 2 तरीके होते हैं आपके पास फोर्स को मेजर करने के। एक तो होता है जी आपके पास एक फॉर्मूला है जो सर आइजैक न्यूटन ने ही आपको दिया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन।
आप ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो उसके वज़न को, मास कहते हैं वज़न को, मल्टीप्लाई कर दें एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कहते हैं जी रफ्तार में तब्दीली को। अभी आपने ये शायद नहीं, लेकिन एडवांस क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, एक्सेलरेशन पर इस पूरे फॉर्मूले को। तो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ये होता है पहला तरीका। मास लें, एक्सेलरेशन लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, फोर्स मिल गई। और दूसरा तरीका होता है, एक डिवाइस यूज़ करते हैं हम जो आपके सामने डायग्राम में मौजूद है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग लगा हुआ होता है इसलिए इसको इसमें स्प्रिंग बैलेंस कहा जा रहा होता है। इसकी मदद से भी हम जो है वो फोर्स मालूम कर सकते हैं। आपने ये ऑब्जेक्ट लगाया जी, इसके स्प्रिंग के नीचे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, अब ये आपने छोड़ दिया, उसको फ्री कर दिया। अब क्या होगा जी, ये अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कौन सी होती है, वेट कहलाती है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को फ्री कर दिया, छोड़ दिया, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अर्थ अट्रैक्ट करेगा ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो आपकी यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ा सा खींचेगा और आपका एक स्प्रिंग एक ख़ास रीडिंग पे आगे रुक जाएगा। तो ये हो जाएगी, जिस रीडिंग पे आगे रुकेगा ना, वहाँ आप देखेंगे नंबर जो लिखा हुआ होगा वो फोर्स होगी। और कौन सी फोर्स है ये? वो फोर्स है जो अर्थ ने लगाई है। ये वो फोर्स है जो अर्थ ने लगाई है। अब अगर आपको यहाँ पे अपने हाथों से लगी हुई फोर्स को कैलकुलेट करना है, आप अपने हाथों से इस स्प्रिंग को पकड़ें, खींचें। जितना खींचेंगे आप यहाँ देख लें रीडिंग क्या आ रही है, वो आपने फोर्स अप्लाई की हुई है। तो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम फोर्स को मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, खूबी होती है जो हर ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। हर ऑब्जेक्ट में, आप में, मुझ में, डेस्क में, टेबल पे, मोबाइल में, जानदार में, बेजान चीज़ों में, हर चीज़ों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इनर्शिया। ये क्या होती है जी? इनर्शिया क्या करती है जी? आपके जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी स्टेट चेंज को ये रोकती है, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको फोर्स के बारे में क्या बताया कि ये आपके ऑब्जेक्ट को चेंज करती है, यानी अगर वो रुका हुआ है ना, फोर्स उसको चलाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फोर्स उसको रोकेगी, यानी उल्टा इफेक्ट देती है। फोर्स आपका उल्टा इफेक्ट दे रही है ना, रुका हुआ है तो चलाएगी फोर्स, चलता हुआ ऑब्जेक्ट है तो फोर्स जो है वो रोकेगी। इनर्शिया उल्टा काम करता है। इनर्शिया क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, इनर्शिया कोशिश करेगा उसी स्टेट में रहे। यानी अगर आपका एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इनर्शिया जो है, उस बॉडी का जो इनर्शिया होगा, वो कोशिश करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इसी तरह जिंदगी भर रुका रहे, उसकी स्टेट चेंज ना हो। वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहे, वो रुका हुआ है, वो रुके हुए में रहे। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, इनर्शिया कोशिश करेगा कि वो चलता रहे, रुके नहीं। अब आप एक एग्जाम्पल देखो ना, यहाँ पर ये फुटबॉलर के पास ये बॉल पड़ी हुई है, रुकी हुई है, तो इस बॉल का जो इनर्शिया होगा वो कोशिश करेगा कि ये बॉल इसी तरह रुकी रहे, और यकीन माने आप सालों इस बॉल को यहाँ रखे रहें, ये रुकी रहेगी, इनर्शिया असर करती रहेगी, ये रुकी रहेगी। आपने अगर इसको मोशन में लाना है तो फिर आप पैरों की मदद से फोर्स लगाओगे, क्योंकि हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा है ना, फोर्स ऑब्जेक्ट को चला देती है। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाएगा कौन? फोर्स। और रुके हुए ऑब्जेक्ट को रोके हुए कौन रख रहा है? इनर्शिया। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। दोबारा बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, इनर्शिया कोशिश करेगा वो रुका रहे, जबकि फोर्स अगर आप लगाते हैं तो फोर्स उसकी इस रुके हुए स्टेट को चेंज करके उसको मोशन में लाएगा, यानी फोर्स उसको चलाना शुरू कर देगा। एक गाड़ी है जी, सपोज करें रुकी हुई है, अब गाड़ी का इनर्शिया कोशिश करेगा ये गाड़ी इसी तरह रुकी रहे। जब आप इंजन से स्टार्ट करते हैं गाड़ी, इंजन उस गाड़ी में फोर्स लगाता है, इनर्शिया हार जाती है, गाड़ी चलने लग जाती है। ठीक है, इनर्शिया कोशिश करेगी ऑब्जेक्ट रुका रहे, और फोर्स जो है आपके ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करती है, तो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, और इस प्रॉपर्टी के तहत ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना जो भी स्टेट है, अगर वो रुका हुआ है या अगर वो मोशन में है, जिस स्टेट में भी है, ऑब्जेक्ट इनर्शिया जो है कोशिश करेगा कि वो उसी स्टेट में रहे। तो दैट इज इनर्शिया। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। उर्दू में कहते हैं इसको रगड़। मिसाल के तौर पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास जहाँ पर ये मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये ज़मीन है, और इस ज़मीन पर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, और मैं इसको रस्सी डाल के अपने हाथों की मदद से फोर्स लगाकर इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। पुल कर रहा हूँ और मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इस वक्त रुका हुआ है, फोर्स लगा के मैं इसमें मोशन पैदा कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ ना, यही डेफिनेशन है फोर्स की।
कि रुके हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या करेगा, चलाना शुरू कर देगा। यही मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मैं फोर्स लगा के इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही बात समझ में आई आता। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो अब ये चलना शुरू कर देगा। तो फोर्स का यही काम है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला रहा है। लेकिन होगा क्या, एक और काम होता है यहाँ पर, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के इसको मोशन में लाने की कोशिश करूंगा तो इस डायरेक्शन में मोशन आ रहा होगा मेरी तरफ। सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पुल कर रहा हूँ, मैं तो खींच रहा हूँ। जब मैं खींचूंगा तो ये उसकी डायरेक्शन होगी मोशन की, यानी मेरी तरफ आ रहा है ये जो डब्बा है ये मेरी तरफ बढ़ना शुरू होगा। उल्टी डायरेक्शन में एक और फोर्स पैदा हो जाएगी खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। उल्टी डायरेक्शन में एक और फोर्स पैदा हो जाएगी, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फोर्स क्या काम करती है, ये फोर्स आपके इस मोशन को, इस चलने को रोकेगी। अक्सर देखा है ना आपने, कुछ भारी चीज़ होती है, हम फोर्स लगा भी रहे होते हैं लेकिन वो हिल नहीं रही होती, क्योंकि फ्रिक्शन जो आ रही है ना वो कामयाब हो रही है और उसने इस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक के रखा हुआ है। मैं आपसे बोलूँ एक गाड़ी है जी और उस गाड़ी को धक्का लगाए, आप फोर्स लगाओगे, आप धक्का लगा रहे हो, फोर्स पैदा कर, आप लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि जो उसके अपोजिंग फोर्स आ रही है ना, फ्रिक्शन, वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए नहीं चल पा रही। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये फोर्स जो होती है इसका काम क्या होता है, ये हमारे मोशन को, हमारी हरकत को, ऑब्जेक्ट के चलने को रोकती है। ये रोकने की कोशिश करेगी। जितना ज़्यादा ये होगा हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा ऑब्जेक्ट को मूव करना, जितनी हल्की होगी हमारे लिए उतना आसान होगा अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना। तो दैट इज फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन होती है। अब ये तीन टाइप्स आपको बताई जा रही हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, चल नहीं रहा, उस वक्त जो उसमें फ्रिक्शन डेवलप हुई है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि जब आपने फोर्स अप्लाई किया, आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया, उस वक्त जो अपोजिंग फोर्स आ रही है, उल्टी फोर्स जो आ रही है, लेकिन डायरेक्शन देख लें, फोर्स जो है हम ऐसे लगा रहे हैं टूवर्ड्स द राइट साइड, जबकि फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस वक्त की फ्रिक्शन को आप कहोगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो चलने लग गया, फोर्स लगा रहे हैं, चल रही है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन लग रही है, तो उस अपोजिट डायरेक्शन को कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर एक ऑब्जेक्ट रोल हो रहा होता है, स्लाइड नहीं हो रहा बल्कि रोल हो रहा है, जैसे टायर रोल होता है, ज़मीन पर आप टायर को चलाओगे तो टायर रोल होता है, तो उस वक्त जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तीन टाइप्स होती है हमारे पास फ्रिक्शन की, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस की बात करें, फ्रिक्शन के फायदे की बात करें, तो फ्रिक्शन आपकी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फ्रिक्शन इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन जो है आपको चलने में, बिल्कुल यानी ज़मीन पर टिक के चलने में फ्रिक्शन बहुत काम की होती है। फ्रिक्शन याद रखिएगा, फ्रिक्शन आपका ज़मीन पर जम कर चलना है ना, अगर आपको किसी चीज़ को जम कर चलाना है, उसका बैलेंस ख़राब ना हो, वो डगमगाए ना, बिल्कुल आप चाहते हैं जी वो जम कर चले, स्लिप ना हो, यानी दूसरे अल्फाज में बोलूँ तो हमें फ्रिक्शन बढ़ानी पड़ती है। फ्रिक्शन जमा कर चलाती है ऑब्जेक्ट को। अब देखिए ना, आप अगर आप चप्पल लेते हैं, आप चप्पल पहन के जब चलते हैं, आपने चप्पल के पीछे देखा होगा उसमें लाइंस बनी हुई होती है, उसको रफ बनाया हुआ होता है ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए। चप्पल होती हैं हमारे पास, जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, इनकी बैक साइड जो होती है, इनकी जो लोअर साइड होती है, उसमें लाइंस लगाकर उसको रफ किया जाता है जानबूझ के, ताकि जब हम चप्पल पहन के चलें, रफनेस की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी आप उतना जम कर चलेंगे, आप स्लिप नहीं होंगे, स्लिप नहीं होंगे, जम कर चलेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन हम करेंगे हम उतना जम कर चलते हैं, हमारा कनेक्शन दुनिया से, ज़मीन से बिल्कुल जुड़ जाता है, हम स्लिप नहीं होते। ठीक है, अब अगर आपने जूतों को देखा, आपको जूतों में रफनेस नजर आई, आप वो जूते पहन के चलेंगे, यकीन माने आप स्लिप नहीं होंगे, जम कर चलेंगे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जी हमारी जूतियां जो है वो घिस जाती हैं। घिसने का मतलब क्या होगा, जब आप उसकी बैक साइड को देखोगे तो आपको वो जो लाइंस लगाएंगी थी ना वो बिल्कुल साफ हो जाती है, प्लेन हो जाती है आपकी चप्पल। अब रफनेस खत्म हो गई, और रफनेस खत्म होने का मतलब हो गया कि अब फ्रिक्शन कम पैदा होगी। अब फ्रिक्शन कम पैदा होगी तो जब आप वो घिसी हुई चप्पल पहन के चलोगे आप स्लिप होते हो, स्लिप हो गए, घिसोगे, आप गिरोगे वगैरह वगैरह। क्यों स्लिप क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन कम हो गया।
आप देखें ना, आप अगर चल रहे हैं, एक मार्बल है जी, बिल्कुल स्मूथ सा मार्बल है, चिकना सा मार्बल है, उसमें आप स्लिप होंगे क्योंकि वो चिकना है, रफ नहीं है, फ्रिक्शन कम होगी, वहां पे गिरोगे आप। आपने देखा होगा टायर्स जो होते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के टायर्स में लाइंस लगा के उसको रफ किया हुआ होता है, ताकि जब वो ग्राउंड से लगकर चले, फ्रिक्शन ज्यादा हो, जमकर चले। टायर जब घिस जाता है तो गाड़ी स्लिप होती है। आप बारिशों के अंदर अगर आप चलते हो तो आप गिरते हो, स्लिप होते हो, आपकी बाइक्स गाड़ियां भी स्लिप हो रही होती है। क्यों? पानी जो है वो स्मूथ होता है, चिकना होता है, कम फ्रिक्शन होती है। तो हमें फ्रिक्शन बढ़ानी है ताकि हम जम कर चलें, हम गिरे ना। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगी, हम गिरना शुरू हो जाएंगे, हम जमकर नहीं चलते। फ्रिक्शन बढ़ती कैसे है जी? चीज़ों को रफ कर दें। फ्रिक्शन कम कैसे होगी? आप चीज़ों को स्मूथ कर दें। एडवांटेज के बाद अब हम, जाहिर बात है, कुछ जगहों पे फ्रिक्शन का नुकसान भी होता है। फायदे तो मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा आप फ्रिक्शन बढ़ा देंगे, आप उतना स्ट्रॉन्ग ज़मीन से जुड़ जाते हैं और उतना जम कर चलेंगे, स्लिप के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन नुकसान भी है, फ्रिक्शन आपकी जो है फोर्स ज़ाया कर रहा होता है। आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उसमें से बहुत सारी फ्रिक्शन के चक्कर में ज़ाया हो जाती है। तो हमें कुछ जगहों पर, कुछ मशीन्स के अंदर फिर फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। तो हम कम करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं जी? सबसे पहला मेथड ये होता है कि वही स्मूथ सरफेस करते हैं हम। मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ानी है ना, तो फिर तो आप रफ कर दें सरफेस को, टायर को जैसे रफ कर दिया जाता है, चप्पल को, जूतों को रफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको फ्रिक्शन कम करनी है किसी जगह पे, तो आप फिर उस सरफेस को स्मूथ कर दोगे। तो पहला तरीका हो गया, अगर आपको फ्रिक्शन कम करनी है तो आप उसको स्मूथ कर दें। दूसरा कैसे करते हैं आप? लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह का यूज़ करें आप। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियों में चेन्स के अंदर, इंजन्स के अंदर, मशीनों के अंदर ऑयल डाला जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है, ताकि वो जगह चिकनी हो जाए, स्मूथ हो जाए और फ्रिक्शन कम हो जाए। तो हम मशीनों के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए बाकायदा ऑयल को यूज़ करते हैं। स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब, वो अभी मैं आपको अगली डायग्राम में दिखाता हूँ, उनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ सी होगी। अगली डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रीमलाइन सरफेस बनाएंगे हम तो हमारी फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये देख लें, ये है स्ट्रीमलाइन। आप अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा, ये होता है स्ट्रीमलाइन की जो एजेस होती है ना, वो नुकीली नहीं होती है, ऐसी स्मूथ होती है, ढलान नुमा होती है, इनको कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। जितना हम बनाएंगे फ्रिक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि एयर जो है उसको कॉन्टैक्ट सरफेस कम मिलती है, आराम से निकल जाती है। तो कई जगहों पर, कुछ जगहों पर हमारे पास फ्रिक्शन के फायदे होते हैं। जैसे अगर हमें चलना है, किसी चीज़ को चलाना है, तो यहाँ हमें फ्रिक्शन का फ़ायदा उठाना होता है, हमें फ्रिक्शन बढ़ानी होती है। जबकि कुछ जगहों पे हमें फ्रिक्शन कम करनी होती है, क्योंकि वहाँ नुकसान दे रही होती है, फ्रिक्शन हमारी फोर्स को ज़ाया कर रही होती है। तो जिन जगहों पे हमें फ्रिक्शन बढ़ानी है, हम रफ कर देंगे जगह को, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, हमें उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ हमें फ्रिक्शन कम करनी होती है, वहाँ हम रफनेस ख़त्म करके स्मूथ लाते हैं, स्मूथ करते हैं। अब स्मूथ कैसे करोगे? या तो आप ऑयल्स को ले आओ, या आप स्ट्रीमलाइन सरफेसेस बना लो, सरफेस एरिया कम कर दो। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप जो है वो अपनी स्मूथ एजेस को स्मूथ कर दें तो आपकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? बहुत ही कॉमन सा टर्म है, हम 5-6 क्लास से सुनते आ रहे हैं। ग्रेविटी क्या होता है? हमने अक्सर एक ऑब्जर्वेशन देखी है कि जब हम कोई भी चीज़ ऊपर उछालते हैं, वो वापस पलट के नीचे आती है। बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आप एक बॉल लें और आप ऊपर की तरफ, हवा की तरफ उछालें, क्या देखेंगे आप देखेंगे कि वो बॉल थोड़ी देर बाद वापस नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि हर चीज को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, मैग्नेट जो है एक लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है। एक मैग्नेट लें, उसके सामने एक लोहे का टुकड़ा रखें, क्या होगा? मैग्नेट उस लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ बुला लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बिल्कुल सिमिलर आपका अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और हम सारी चीजें उसके लोहे हैं। अर्थ अपने अंदर जितनी भी चीजें होती है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे आपने बॉल ऊपर उछाली, अर्थ ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, बॉल वापस नीचे आ गई। यही वजह है कि अगर कोई इंसान बिल्डिंग से छलांग लगाएगा तो भी वो नीचे आएगा। अगर आप कोई चीज़ बाहर उछालोगे तो भी वो नीचे आएगी। अगर आप कोई चीज़ ऊपर उछालोगे तो भी वो नीचे आएगी, बिकॉज द एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे होते हैं ग्रेविटी। अर्थ की ये जो सलाहियत है ना कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रेविटी। और अर्थ जो फोर्स लगा रहा होता है ना ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, जाहिर बात है फोर्स लगा रहा होगा, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग फोर्स होगी। जो भारी चीज़ होगी अर्थ उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, जो हल्की चीज़ होगी उस पर अर्थ कम फोर्स लगाएगा। एक छोटी सी बॉल है, अर्थ ने तो थोड़ी सी फोर्स लगाई, अट्रैक्ट कर लिया। और एक पूरा जहाज है, अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो जाके उसको अट्रैक्ट करेगा।
ये जो अर्थ फोर्स लगा रहा होता है ना ऑब्जेक्ट्स पर, इनको हम कहते हैं वेट, WEIGHT, वेट। आम लाइफ में वेट अलग चीज होती है, यहाँ अलग है, फिजिक्स में अलग होता है। आम लाइफ के अंदर तो वेट कहते हैं हम वजन को, भाई तुम्हारा वजन कितना है, 50 किलो। हम पूछते हैं ना आपका वेट कितना है, वो कहता है 50 किलो। ये आलू कितना वेट है इसका, आलू का, वो कहता है 10 किलो। ये गलत बोल रहे होते हैं हम, आम लाइफ में वेट अलग चीज़ है, फिजिक्स में तो वेट फोर्स हो गई। तो ग्रेविटी क्या है जी, अर्थ दुनिया में पाए जाने वाली हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। और अर्थ ने जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई की जा रही है ना बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट द बॉडी, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट, उसको हम वेट कहते हैं। तो फिर मास क्या हुआ, मास वो हो गया जिसको आप आम जमानों में वेट कह रहे होते हैं। आमतौर पे आपसे बोला जाए जी कि ये आलू कितने हैं, आप कहोगे 10 किलो, तो आप कहते हो ये 10 किलो जो बताया गया है ये वेट है। लेकिन फिजिक्स में एक्चुअल में इसको मास कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वजन भर रखा है, कितना मैटर भरा हुआ है उसमें। ऑब्जेक्ट का उर्दू जबान में जो वजन कहते हो ना आप, इंग्लिश में या फिजिक्स में उसको कहते हैं मास। मास अलग चीज़ है, मास होता है वो वजन, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, मास है वो एक्चुअल में। और जबकि वेट क्या है वो मैंने आपको भी बताया पहले। वेट दर हकीकत वो फोर्स है जो अर्थ लगा रही होती है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है बाय द अर्थ, दैट इज कॉल्ड वेट। तो यहाँ मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा वजन अगर फॉर एग्जांपल 70 किलो है, ये 70 किलो जो है ये मेरा मास है। और मैं अगर छलांग लगाता हूँ बाहर और अर्थ ने मुझे अट्रैक्ट करा, तो अर्थ ने जो फोर्स लगाई वो मेरा वेट होगा। एक जहाज जा रहा है जी, मैं आपसे बोलूँ जहाज का मास जो है वो 70 किलो है, इसका मतलब है उस जहाज का जो वजन है वो 70 किलो हो गया। और मैं बोलूँ जहाज का वेट जो है वो 70 न्यूटन है, तो आप समझ जाओगे कि ये जहाज का वेट है, इसका मतलब है अर्थ इसमें 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ देखिएगा इस डायग्राम में, ये एक ऑब्जेक्ट है जी, 2.5 किलोग्राम इसका वजन है, ये इसका मास है। और अर्थ इसको ऐसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 25 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये इसका वेट हो गया। मास एक ही जैसा रहता है ऑब्जेक्ट का, वेट अलग अलग हो सकता है, वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। सो दैट इज वेट, द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज कॉल्ड वेट। हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है उस फोर्स को हम कह रहे होते हैं वेट। और ये मास से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मास तो उस आपके ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी होती है, आपका ऑब्जेक्ट कितना वजनी है, जबकि वेट जो है वो तो फोर्स है। मास एक फिक्स रहेगा, एक शख्स है जी उसका वजन अगर 50 किलो है, तो वो यहाँ पर हो, चांद पर हो, कहीं पर भी हो, उसका वजन सेम रहेगा। ये शख्स आपके सामने एस्ट्रोनॉट जी, अगर अर्थ में इसका वजन हमने नापा है, इसका मास हमने नापा है 100 किलोग्राम, मून पे भी जाके इसका मास 100 किलोग्राम, लेकिन अर्थ पे इसका वेट और मून पे इसका वेट डिफरेंट होगा। क्योंकि अर्थ पे इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वो अलग फोर्स लगा रही होगी। मून पे इसको मून अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो अलग फोर्स लगा रहा होगा। दोनों अलग अलग अट्रैक्ट कर रही होंगे, अलग अलग, तो इसका वेट चेंज हो जाएगा। तो मास फिक्स रहता है, वेट चेंज होता है। तो वेट और मास के दरमियान जरा ध्यान रखिएगा, दोनों अलग चीज़ें हैं। एक मत कहिएगा कि मास और वेट एक ही है जी, मास का मतलब वजन, वेट का मतलब भी वजन, नहीं। मास का मतलब वजन, वेट का मतलब फोर्स। तो हमने देखा है एक फोर्स फ्रिक्शन के नाम से, हमने देखी एक फोर्स वेट के नाम से। सिंपल मशीन्स की बात करते हैं जी। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं जी, ऐसी सिंपल मशीन्स होती हैं, ऐसी मशीन्स होती हैं जो आपके काम को आसान कर देंगी या आपके काम को जल्दी कर देती है। मशीन्स कहा जाता है ऐसी चीज़ों को, ऐसी डिवाइसेस को जो हमारे काम को जल्दी कर देती हैं, आसानी पैदा करती हैं हमारे लिए, हमारा काम आसानी से हो जाता है। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में देखें आप, इस डायग्राम के अंदर दिखाया ये जा रहा है कि ये जो डब्बे हैं, अगर आप इस डब्बे को उठा के यहाँ रखते हो तो आपको कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, 25 kg। लेकिन अगर आप, ये एक तख्ता है जी, इसको हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन, ये एक सिंपल मशीन है, ये एक मशीन है इंक्लाइंड प्लेन। मैं इंक्लाइंड प्लेन यूज़ करूँगा तो अब मुझे कितनी एफर्ट लगानी पड़ रही है, देखें 10 किलो। मेरा काम हो गया आसानी के साथ। बगैर मशीन के मैं 25 किलोग्राम की एफर्ट लगाता हूँ, मशीन के साथ मेरी एफर्ट कम हो गई, मुझे कम लगानी पड़ रही है 10 किलोग्राम। तो इसको हम कहते हैं मशीन जो हमारे काम को आसानी के साथ करती है। अब सोचिए ना, कील होती है आपकी, कील आप नहीं तो आप ठोको हाथ से बहुत मुश्किल होगा, हथौड़ी से ठोकेंगे बहुत आसानी हो जाएगी। आपसे कहा जाए लकड़ी काटो बहुत मुश्किल होगा, आपको हथौड़ी कुल्हाड़ी दे के कहा जाए कि काटो तो बहुत आसान होगा।
आपसे कहा जाता है जी स्क्रू को टाइट करो, बहुत मुश्किल होगा। आपसे कहा जाए स्क्रू ड्राइवर से टाइट करो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सिंपल मशीन्स होती हैं जी ऐसी डिवाइसेस जो हमारे कामों को आसान कर देती है, हमारे लिए जो आसानियाँ पैदा करती है, हमारा काम आसानी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, आसान भी हो जाता है। ऐसे को हम कहते हैं सिंपल मशीन्स। दो फैमिलीज होती हैं हमारे पास सिंपल मशीन्स की, यानी दो किस्म की होती है, एक लीवर्स कहलाती है और एक इंक्लाइन प्लेन्स कहलाती है। दो फैमिलीज होती है, लीवर्स और इंक्लाइन प्लेन, दोनों में फ़र्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बल ये बात याद रखिएगा, लीवर में या जो लीवर की फैमिली होती है उसमें लीवर भी आता है, एक सिंपल मशीन होती है लीवर, एक होता है पुली, एक होता है व्हील एंड एक्सेल। जबकि इंक्लाइन प्लेन की जो कैटेगरी है उसमें एक इंक्लाइन प्लेन होती है, एक होता है वेज, एक होता है स्क्रू। ठीक है, तो टोटल हमारे पास तकरीबन 6 हो गई, पुली, लीवर, व्हील एंड एक्सेल और इंक्लाइन प्लेन, वेज और स्क्रू। ये 6 सिंपल मशीन होती है जिसमें तो ये 6 किस्म के हमारे पास जो है वो सिंपल मशीन्स हो गई। उनमें से लीवर की बात करते हैं जी। लीवर कहा जाता है रॉड सी होती है ये सिंपल मशीन कैसी होगी, एक लंबी सी होगी, रॉड सी होगी, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। एक कहलाता है एफर्ट, एक कहलाता है लोड, एक कहलाता है फलक्रम। एफर्ट उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पर हम जो है फोर्स लगाते हैं। लोड उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ से हम कोई वज़न या कोई चीज़ उठाते हैं या काम कराते हैं अपनी इस मशीन से। जबकि फलक्रम एक फ़िक्स पॉइंट होता है। जैसे अगर हम इस वाली को देखें, ये जो सीज़र होती है ये लीवर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर कहलाता है। इसमें ये जो आपका हिस्सा है यहाँ पर आप एफर्ट लगाते हो, यहाँ पर आप अपना जो भी काम कराना है जैसे लोड उसको वहाँ रखते हो, ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया। इसकी अगर हम हथौड़ी की बात करें तो हैमर में ये एफर्ट पॉइंट होता है, ये लोड पॉइंट होता है, ये फलक्रम होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं आपके पास लीवर में। 3 किस्म का लीवर होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में आपके सेंटर में, लीवर के सेंटर में फलक्रम होगा, सेंटर में फलक्रम होता है। सेकंड क्लास के अंदर सेंटर में लोड होता है, जबकि थर्ड क्लास में सेंटर के अंदर हमारे पास जो है वो एफर्ट होता है। तो ये ज़रा फ़र्क ध्यान में रखिएगा, एफर्ट जो है बीच में है तो थर्ड क्लास, लोड बीच में है तो सेकंड क्लास, और अगर फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट क्लास। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बारे में डिफरेंसेस आपको लिखना है। तो आप जैसे टेबल बनाएंगे, टेबल में कॉलम नंबर 1 वेट का है, कॉलम नंबर 2 जो है वो मास का है। वेट में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वेट इज़ अ फोर्स, और मास में आप पहला पॉइंट लिखेंगे मास इज़ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। फिर दूसरा पॉइंट आपने वेट में लिखना है इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, और मास में लिखना है इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स। सेकंड क्वेश्चन आपके पास होगा, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स, ए फोर्स, बी ग्रेविटी। फोर्स और ग्रेविटी को एग्जाम्पल के साथ आपने डिफाइन करना है। तो आपने आंसर में सबसे पहले फोर्स की हेडिंग डालनी है और लिखना है अ फोर्स इज अ पुश और पुल, इट कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप ग्रेविटी की हेडिंग डाल के ग्रेविटी को डिफाइन करें, इट इज़ द फोर्स विच पुल्स थिंग्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज इन्वॉल्व फोर्स एंड विच डू नॉट। इनमें से कौन सी जो है वो फोर्स उसमें शामिल है, किस में फोर्स शामिल नहीं है, यानी किस चीज़ में फोर्स लग रही है, किस में नहीं लग रही। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका है ओपनिंग अ डोर, इसमें फोर्स लगती है, टिक कर दिया आपने। टिक का मतलब होगा फोर्स लग रही है, क्रॉस का मतलब होगा फोर्स नहीं लग रही। तो ओपनिंग अ डोर फोर्स लगाई जाती है, टिक लगा दिया आपने। बी टर्निंग अ की इन द लॉक, आप एक लॉक में जब की लगा के उसको घुमाते हैं उसकी बात हो रही है तो उस पर भी फोर्स लगाते हो आप, तो टिक कर दिया आपने। स्मेलिंग फूड कुकिंग, कोई खाना पक रहा है और आप उसको खुशबू सूंघें उसकी, इसमें कोई फोर्स नहीं लगती तो क्रॉस आ गया। लुकिंग एट द पिक्चर, किसी तस्वीर को आप देख रहे हैं तो इसमें भी कोई पिक्चर फोर्स नहीं लगती तो आपने क्रॉस लगा दिया। हिटिंग अ की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड, आप बटन जो कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते हैं ना, उसमें आपके हाथों से फोर्स लगाई जा रही होती है तभी तो वो प्रेस हुआ है, तो इसलिए आपने इसको टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एज इट गोज राउंड द सन। इसका आंसर है ग्रेविटी कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एज इट गोज अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टाइप एंड द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका आंसर आपने लिखना है कि द रफ सरफेसेस इंक्रीज फ्रिक्शन वाइल द स्मूथ सरफेसेस रिड्यूस फ्रिक्शन। ये मैं आपको बताया, रफ सरफेस फ्रिक्शन बढ़ाएंगी, स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन को कम कर देती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट, इसके आंसर में लिखना है एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन और एट रेस्ट unless it is acted upon by a force. Inertia is the resistance to any change in an object's movement. ठीक है, दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन आपने नोट डाउन करने हैं। आई होप आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।